थॉट्स एंड एक्शन में आपका फिर से स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2021 की एक फेमस मिस्ट्री क्राइम मूवी मिडनाइट। तो ये कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक शहर से, जहां एक यंग लड़की रात को अपने ऑफिस से घर वापस जा रही है। रोड पे उसे एक टैक्सी दिखाई देती है, पर तभी कुछ लड़के उसकी रोकी हुई टैक्सी में बैठ के वहां से चले जाते हैं और उस टैक्सी के जाने के बाद वो पैदल ही अपने घर के रास्ते पे वॉक करने लगती है। कुछ देर के बाद पीछे से एक वैन वहां आती है, जिस वैन का ड्राइवर दोशिक उस लड़की को अपनी वैन में लिफ्ट ऑफर करता है, पर वो लड़की उसे मना करके आगे बढ़ जाती है और किसी से फोन पे बात करने लगती है। पर वो वैन वहीं खड़ी रहती है, जिसमें ब्लू कलर की नियॉन लाइट्स जलने लगती हैं और उस लड़की को उस वैन में से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। वो लड़की उस आवाज को फॉलो करते हुए उस वैन के अंदर झांकती है, जिसमें काफी सारे कपड़े टंगे होते हैं और उन्हीं के बीच में एक आदमी की डेड बॉडी भी पड़ी होती है, जो देख के वो लड़की डर जाती है। और तभी दोशिक बाहर आता है और उस लड़की को पता चलता है कि वो रोने की आवाजें दोशिक ही निकाल रहा था, और दोशिक तुरंत उस लड़की के बाल पकड़ के उसे अपनी वैन के अंदर खींच लेता है और उसे मारने के कुछ देर बाद वो अपने कपड़े बदल के खुद पुलिस को फोन करता है। और दो पुलिस वालों के वहां आने पर दोशिक उन्हें वो जगह दिखाता है जहां उसने उन दोनों लाशों को फेंका था। दोशिक पुलिस वालों के सामने एकदम शरीफ और डरा हुआ दिखने की एक्टिंग करता है और कहानी बना देता है कि उसने यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जाता हुआ देखा था, जिसके बाद उसे ये दोनों डेड बॉडीज दिखी हैं, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। इसके कुछ दिनों बाद हम एक ऑफिस में क्योंग मी नाम की एक लड़की को देखते हैं। मी बोल और सुन नहीं सकती, इसीलिए वो अपनी कंपनी के उन क्लाइंट्स को हैंडल करती है जो उसी की तरह म्यूट और डेफ हैं, और वो साइन लैंग्वेज में उन्हीं कस्टमर्स को अटेंड करती है। वहीं शहर के दूसरी तरफ हम चॉय नाम की एक लड़की को भी देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ रात को बाहर जाने का प्लान कर रही है, पर उसका भाई जोंग, जो एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड है, उसे रात का प्लान बनाने के लिए मना करता है। अपने पेरेंट्स की मौत के बाद जोंग ही चॉय का एक लौता रिलेटिव होता है और वो उसके लिए काफी ओवर प्रोटेक्टिव भी होता है और उसे छोटे कपड़े पहनने के लिए भी टोकता है। पर चॉय अपने भाई की बातों पे ध्यान नहीं देती और अपने दोस्तों से मिलने घर से बाहर जाने लगती है, जिसपे जोंग उसे अंधेरा होने से पहले वापस आने के लिए बोलता है और चॉय टाइम से आने का प्रॉमिस करके घर से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से मी को देखते हैं, जिसके ऑफिस का बॉस और कुछ एम्प्लॉयज एक अच्छी जगह डिनर पे जाते हैं, पर डिनर के दौरान उसके ऑफिस के कुछ आदमी उस पे गंदे और सेक्सुअल कमेंट्स पास करते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहरी होने की वजह से उसे ये सब सुनाई नहीं देगा। पर मी लोगों के एक्सप्रेशंस और होठ पढ़ सकती थी और वो भी तुरंत उन आदमियों को इशारे से एक गंदा और गालियों से भरा जवाब देती है, जिससे सबका मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी माँ को पिक करने जाती है, जो उसी की तरह सुन और बोल नहीं सकती, और वो एक टेलर की दुकान पे कपड़े सिलने का काम करती है। मी की माँ आज बेहद खुश होती है, क्योंकि उसे इस महीने अपने अच्छे काम की वजह से ज्यादा सैलरी मिली है, और जब मी उसे घर के लिए पिक करने आती है तब उसकी माँ उसे वो पैसे दिखाती है और साइन लैंग्वेज में कहती है कि हम इन पैसों से बीच पे जाएंगे, क्योंकि मी ने आज तक समंदर नहीं देखा होता। उधर शाम होने पर जोंग अपनी यूनिफॉर्म पहन के अपनी शिफ्ट के लिए रेडी होने लगता है और वो देखता है कि चॉय अभी तक घर नहीं लौटी है। जोंग उसे फोन भी करता है, पर चॉय उसकी कॉल पिक नहीं करती, इसीलिए जोंग उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है। उधर रात होने पर दोशिक भी अपने अगले शिकार को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो मेंटली पागल होता है और सिर्फ रात को ही इन मर्डर्स को अंजाम देता है। तभी उसे मी और उसकी माँ नजर आते हैं और वो देखता है कि मी अपनी माँ को घर के नीचे ड्रॉप करके गाड़ी पार्क करने जा रही है, और मी की माँ को अकेला देख के दोशिक चाकू लेके उसी तरफ आगे बढ़ता है। पर तभी उसे उसी गली में चॉय दिखाई देती है, जो ईयरफोन्स पे गाने सुनते हुए वहाँ से गुजर रही होती है, और अब दोशिक बूढ़ी औरत को छोड़ के इस जवान लड़की का शिकार करने का मन बनाता है और अपना चाकू लेके चॉय की तरफ भागता है। पर उसे चॉय को मारते हुए कोई नोटिस नहीं करता, क्योंकि मी की माँ कुछ सुन नहीं सकती। चॉय को मार के दोशिक अपने फेस पे एक मास्क लगा लेता है और अब मी की माँ की तरफ बढ़ता है, पर तभी जोंग वहाँ आ जाता है, जो उसे अपनी बहन की फोटो दिखा के उसके बारे में पूछने लगता है, और दोशिक उसे मार नहीं पाता। वहीं गली की दूसरी तरफ से अपनी कार पार्क करके जब मी वापस आ रही होती है, तब उसे एक वाइट हील वाला फुटवेयर दिखता है, जो देख के वो रुक जाती है, और उसी के सामने वाली गली के अंधेरे में से कोई लड़की उसे रोते हुए अपनी हेल्प के लिए बुला रही होती है, पर बहरा होने की वजह से मी उसे सुन नहीं पाती, और तभी गली में से कोई उसकी तरफ वो दूसरी हील भी फेंकता है। ये देख के मी उस गली में जाती है जहाँ उसे चॉय खून में लथपथ दिखाई देती है, जिसे किसी ने कई बार चाकू मारा होता है, और चॉय उसे तुरंत
तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए कहती है, पर तभी पीछे से दोषिक आ जाता है और वो मी को भी मारने की कोशिश करता है, पर चॉय उसका पैर पकड़ के उसे नीचे गिरा देती है ताकि मी वहां से भाग सके। और मी अपनी पूरी ताकत से वहां से भागने लगती है और पार्किंग लॉट में वापस जाके गाड़ियों के पास छिप जाती है। पार्किंग से बाहर निकलने के लिए वो वहां लगा दरवाजा खोलने का ट्राई करने लगती है, पर वो लोहे का दरवाजा काफी आवाज करता है, जो आवाज सुन के दोषिक भी वहां जाता है, जिसने फेस मास्क और एक कैप से अपना चेहरा ढक रखा होता है। वो दरवाजा खोलने में कामयाब रहती है, पर उस दरवाजे पे बाहर से चेन बंधी होती है, जिसकी वजह से दरवाजा पूरा नहीं खुलता और मी, जिसका शरीर काफी पतला होता है, उस थोड़ी सी जगह में से ही गेट से बाहर आ जाती है, पर उसका पीछा करते हुए दोषिक वहीं फंस जाता है। मी तुरंत अपनी कार में आके बैठती है और अपनी माँ को वीडियो कॉल करके वहीं रुकने को कहती है, पर कॉल डिस्कनेक्ट करते ही वो रियलाइज करती है कि दोषिक उसकी कार के पीछे वाली सीट पे आ गया है और वो उसे चाकू दिखा के अपने घर की तरफ चलने को बोलता है, पर मी को उसकी आवाज ही सुनाई नहीं देती और वो अपनी जान बचाने के लिए कार स्टार्ट करके अपनी कार को सामने की दीवार में क्रैश कर देती है, जिसके इम्पैक्ट से दोषिक आगे आके गिरता है और मी कार से निकल के बाहर भाग जाती है। मी के भागते ही दोषिक भी उसके पीछे भागता है, पर अपनी माँ के पास पहुंच के मी फौरन वहां लगा पुलिस का पैनिक बटन दबा देती है, जिससे पुलिस अलर्ट हो जाती है और वो उसी पैनिक अलार्म के पास रुक के अपनी माँ के साथ पुलिस के आने का वेट करने लगती है। दोषिक भी अब समझ जाता है कि अब पुलिस यहाँ आती ही होगी, इसलिए वो चॉय को उठा के अपनी वैन में डालता है और अपने कपड़े बदल के एक बिजनेसमैन की तरह सूट पहन लेता है। इसके बाद दोषिक मी और उसकी माँ के पास जाता है और मी उसे नहीं पहचान पाती, क्योंकि पहले उसने कैप और मास्क लगा रखा था और दोषिक को भी उनके पास आके ये समझ आता है कि मी और उसकी माँ बोल या सुन नहीं सकते, इसलिए उसे ये दोनों इजी शिकार लगते हैं। दोषिक उन दोनों से कहता है कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ और मी उसे उस अंधेरी गली में जाने का इशारा करती है जहाँ उसने चॉय को देखा था, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और मी पुलिस वालों को फोन में टाइप करके सारी बात एक्सप्लेन करती है। पुलिस वाले गली चेक करके कहते हैं कि उन्हें कोई इंजर्ड लड़की या सस्पिशियस आदमी नहीं मिला है, जिसपे मी उनसे कहती है कि पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पे आपको वो जरूर दिखेगा, पर पार्किंग लॉट का गार्ड पुलिस और मी को बताता है कि पिछले हफ्ते कुछ शरारती बच्चों ने ड्रिंक करने के बाद पार्किंग में लगे कैमरेज को तोड़ दिया था और दोषिक चैन की सांस लेता है, पर उन तीनों को अपना बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। स्टेशन की लिफ्ट में दोषिक लगातार अपने बैग को चेक करने लगता है, जिसमें शार्प चाकू और धारदार हथियार पड़े होते हैं और मी को भी घूर रहा होता है, जिससे मी की माँ को दोषिक पे डाउट होने लगता है। पर तभी दोषिक उन दोनों को अपना फोन दिखाता है और कहता है कि उसे अभी अपनी बहन का मैसेज आया है जो सेफली घर आ चुकी है। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर मी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, पर बिना किसी किलर या डेड बॉडी के पुलिस इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकती। तभी स्टेशन में बैठा एक अल्कोहलिक बुढ़ा दोषिक को उल्टा सीधा बोलने लगता है और उससे तंग आके दोषिक उसे जान से मारने की धमकी देता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी उसे मारने के लिए उस पर झपटता है। एक पुलिस वाला उन दोनों को रोकता है और उस बूढ़े आदमी को स्टेशन से बाहर भेज देता है, पर इस हाथापाई में दोषिक का फोन नीचे गिर जाता है, जिसे मी की माँ उठा लेती है, पर ये फोन वो नहीं होता जो उसने उन्हें पहले दिखाया था और दोषिक वापस आके उससे अपना फोन छीन लेता है और पुलिस वालों के डेस्क पे जाके मी का दिया हुआ बयान पढ़ता है, जिस पेज पे मी का एड्रेस भी लिखा होता है, जिसे वो याद कर लेता है। मी की माँ साइन लैंग्वेज में उससे कहती है कि यह आदमी कुछ ठीक नहीं है और इसके पास 2 अलग अलग फोन हैं और दोषिक भी समझ जाता है कि मी और उसकी माँ को उस पर डाउट हो गया है, इसीलिए वो अपने बैग में पड़े हथियारों का इस्तेमाल करने का सोचता है। पर तभी वहाँ एक पुलिस वाले से बहस करते हुए जोंग आ जाता है। जोंग पुलिस से कहता है कि मेरी बहन कई घंटों से मिसिंग है और तुम्हें मेरी कंप्लेंट लिखनी ही पड़ेगी, और पुलिस ऑफिसर चॉय की फोटो उन तीनों को भी दिखाता है। दोषिक झूठ बोल देता है कि उसने चॉय को आज तक नहीं देखा, पर मी चॉय की फोटो देखते ही पहचान जाती है और जोंग को अपनी पुलिस स्टेटमेंट की कॉपी पढ़ने को देती है। तभी अचानक वो बुढ़ा नशे में फिर से स्टेशन में घुस जाता है और दोषिक को गालियां देने लगता है और पुलिस वाले फिर से उसे बाहर निकालते हैं और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के दोषिक मी की माँ को डराने लगता है और कहता है कि अगर उसने कोई चालाकी की या किसी को अलर्ट किया तो वो उसे मार डालेगा। जिसके बाद वो अपना हथियारों वाला बैग उसे देता है और उसमें से एक चाकू निकाल के वो मी की तरफ बढ़ता है, जो जोंग को अपनी स्टेटमेंट पढ़ा रही होती है, पर वो फिर भी जोर से चीखती है, जिससे जोंग पीछे मुड़ जाता है और दोषिक का चाकू पकड़ के मी को बचा लेता है। जोंग और दोषिक की हाथापाई शुरू होती है और मी और उसकी माँ स्टेशन से बाहर भाग जाते हैं और पुलिस वालों को अंदर जोंग की हेल्प करने के लिए भेजते हैं।
अंदर दोषिक जोंग को बता देता है कि मैंने ही तेरी बहन चॉय पे हमला किया है और वो अभी भी मेरे कब्जे में है। जो सुन के जोंग उसे पुलिस वालों के ऑफिस टेबल पर पटकने लगता है और उसे बुरी तरह पीटने के बाद उसी का चाकू उसके गले पे लगा देता है। पर तभी एक पुलिस वाला अंदर आता है और दोषिक उसके सामने अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है और कहता है कि जोंग ही वो सीरियल किलर है जो उसका मर्डर करना चाहता है। वो पुलिस वाला दोषी को बचाने के लिए जोंग को एक टेजर से शॉक देता है और उसे अरेस्ट करके पुलिस दोषी को छोड़ देती है। और दोषी को पुलिस स्टेशन से बाहर जाता देख के मी और उसकी माँ बेहद डर जाते हैं और वो पुलिस वालों के साथ वहीं रुकते हैं। कुछ देर के बाद अपने ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये तीनों सच बोल रहे थे और दोषिक ने ही इन पे चाकू से अटैक किया था, जिस गलती के लिए पुलिस वाले इन तीनों से माफी मांगते हैं। इसके बाद जोंग अपनी बहन को फिर से ढूंढने लगता है और एक पुलिस वाला मी और उसकी माँ को उनके घर तक सेफली ड्रॉप करता है। घर आके मी की माँ उसके लिए सूप बनाती है और हम देखते हैं कि उनके घर में मोशन सेंसर से चलने वाली लाइट्स लगी होती हैं जो स्टीम या किसी भी मोमेंट से फौरन जलने लगती हैं। तभी कोई इनके घर के डोर को नॉक करता है, जिससे ये दोनों थोड़ा डर जाती हैं। पर दरवाजे पे मी की माँ की ही एक फ्रेंड आई होती है जो उससे अपने कपड़े लेने आई होती है जो उसने स्टिचिंग के लिए दिए थे। और मी की माँ अपनी फ्रेंड के साथ वो सारे कपड़े के बैग्स लेके उसकी कार में रखवाने जाती है। मी को अकेला देख के दोषिक उनके घर के डोर लॉक को तोड़ देता है और घर के अंदर घुस जाता है। अपने कपड़े चेंज करते हुए मी नोटिस करती है कि एक लाइट जल रही है, जिसका मतलब जरूर उसके घर में कोई और भी है और वो अलर्ट हो जाती है। पुलिस स्टेशन में जोंग ने मी को अपना कार्ड दिया था, इसीलिए वो जोंग का नंबर सेव करके उसे चॉय के बारे में पूछती है। पर तभी उसकी नजर अपने सामने पड़े एक टॉय पे पड़ती है। वो टॉय मूव कर रहा होता है पर वो मोशन सेंसर लाइट्स अभी भी ऑफ होती हैं, जिससे मी समझ जाती है कि किसी ने उनके घर की लाइट से छेड़छाड़ करी है। और उसी एग्जैक्ट टाइम पे दोषी की कुल्हाड़ी लेके मी के ऊपर हमला करता है, पर वो बिल्कुल टाइम पे पीछे मुड़ के बच जाती है और अपने आप को भाग के अपने एक रूम में लॉक कर लेती है और जोंग को मैसेज करती है कि वो किलर मेरे घर पे आ गया है। पर तभी दोषिक वो दरवाजा तोड़ने लगता है और दरवाजे के आगे रखा मी का ड्रेसर हटा के अंदर आने की कोशिश करने लगता है। मी अपने रूम की खिड़की से कूद के घर से बाहर निकल जाती है और बाहर भागने लगती है, पर दोषिक ने आज तक अपने किसी शिकार को जिंदा नहीं छोड़ा होता और वो भी मी का पीछा करता है। काफी भागने के बाद दोषिक फाइनली मी को एक जगह पे रोक लेता है, पर तभी वहाँ जोंग आ जाता है और दोषिक उसे देख के अपने ही गले पे चाकू लगा लेता है और कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुझे कभी अपनी बहन का पता नहीं चलेगा। जिसके बाद उसने जोंग को एक लोकेशन भेजी और कहा कि तू अपनी बहन और मी में से सिर्फ किसी एक को बचा सकता है, इसीलिए अब तू ही डिसाइड कर ले। जिसपे जोंग मी से माफी मांगता है और उसे दोषिक के पास छोड़ के अपनी बहन की लोकेशन पे चला जाता है। पर वो लोकेशन मी के घर की ही होती है और वहाँ जाके भी जोंग को अपनी बहन चॉय नहीं मिलती। और इससे पहले कि दोषिक मी को मारे, मी उसकी आंखों में मिट्टी फेंक के वहां से भाग निकलती है। दोषिक से दूर भागते हुए मी को दोषिक की वैन नजर आती है, जिसमें से घायल हालत में चॉय बाहर आके गिरती है। चॉय को अभी भी जिंदा देख के मी बेहद खुश होती है और वो दोनों ही दोषिक की वैन के पीछे गली में छिप जाते हैं। मी अपने फोन पे टाइप करके चॉय को जोंग को फोन मिलाने को बोलती है और उसे अपना फोन देके मी एक चाकू लेके दोषिक के सामने बाहर आ जाती है। वो बस दोषिक को चॉय से दूर ले जाना चाह रही होती है ताकि जोंग टाइम पे आके उसे बचा सके। और जैसे ही दोषिक उसकी तरफ दौड़ता है तब मी फिर से अलार्म बजा के वहां से भागने लगती है ताकि पुलिस अलर्ट हो जाए। चॉय मी के दिए हुए फोन से जोंग और एम्बुलेंस को फोन कर देती है और जोंग के वहां आने पर चॉय को उसके जख्मों के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। और एम्बुलेंस में जाने से पहले चॉय अपने भाई और मी की माँ से कहती है कि वो लोग मी को बचा लें। उधर मी भीड़ भाड़ वाले बाजार में पहुंच जाती है, जहां दोषिक चाह के भी उसे इतने विटनेसेस के सामने मार नहीं सकता। पर मार्केट की दूसरी तरफ उसे मी की मां नजर आती है और दोषिक सोचता है कि मी को हर्ट करने का ये एक अच्छा तरीका है और वो उसकी मां से कहता है कि मैं अब तुम्हें मारने वाला हूं। पर अपनी मां को खतरे में देखते हुए मी भागती हुई चाकू लेके दोषिक की तरफ आती है और उसे चाकू मारती है। पर दोषिक को कुछ नहीं होता क्योंकि मी ने वो चाकू दोषिक को नहीं बल्कि खुद को मार लिया होता है और चाकू दोषिक के हाथ में देके मी अपनी मां के पास गिर जाती है। अब मी को जमीन पे गिरा हुआ देख के और दोषिक के हाथ में चाकू देख के वहां मौजूद सभी लोगों को लगता है कि उसी ने मी को मारा है और लोग पुलिस वालों को बुलाने लगते हैं। दोषिक को जब तक मी की चालाकी समझ आती है तब तक वहां पुलिस भी आ जाती है और पुलिस वाले उसे वो चाकू नीचे रखने को बोलते हैं, जिसपे मी उसे देख के स्माइल करती है और अपना खेल खत्म होता देख के वो चाकू लेके मी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एक पुलिस वाला उसके पैर में गोली मारता है।
पर दोषिक मी की तरफ आगे बढ़ता ही रहता है, जिस पे पुलिस वाले उसे और 2-3 गोलियां मारते हैं और दोषिक उसी मार्केट में मारा जाता है। इन दी एंड ठीक होके मी और उसकी माँ फाइनली बीच पे छुट्टियां मनाते हैं और जोंग और चॉय भी उन्हें ज्वाइन करते हैं, जो दोषिक जैसे सीरियल किलर को हरा के अब हमेशा के लिए एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।